ये वीडियो आपकी आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्वालिफायर के चारों सब्जेक्ट्स स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, इंग्लिश एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग को वन शॉट में एक्सप्लेन करा है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं और ये रिवीजन में भी बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे गए हैं। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट अस बिगिन विद द वीडियो। आईआईटीएम डेटा साइंस स्टैटिस्टिक्स क्वालिफायर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट एंड ऑल द इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स फॉर्मूला जो कि तुम्हें पता होने चाहिए बिफोर द क्वालिफायर एग्जाम। सो फर्स्ट इज मीन। मीन सबको पता है, जो भी डेटा दिया होता है उसकी एवरेज क्वांटिटी को मीन बोल देते हैं। तो फॉर्मूला सिंपल है, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज। सैंपल के केस में n-1 होता है और पॉपुलेशन के केस में n होता है। तो ये शुरू के बहुत बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो 10th में पढ़ रखे हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराने डेटा सेट को क्वेश्चंस में चेंज कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल डेटा सेट के हर वैल्यू में कोई नंबर ऐड कर देते हैं, तो जो उसका मीन होता है डेटा सेट का वो भी चेंज हो जाता है एंड द न्यू मीन इज जस्ट ओल्ड मीन, और जो कांस्टेंट नंबर सब डिजिट्स पे ऐड किया था वो भी ओल्ड मीन के साथ ऐड करके न्यू मीन आ जाता है। सिमिलरली अगर कोई किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं ईच नंबर से, तो ओल्ड मीन को भी उससे मल्टीप्लाई करके न्यू मीन पता कर सकते हैं। नाउ अगर डिजिट्स रिपीटिंग है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट और उनका समेशन कर देते हैं। ये सिग्मा समेशन डिनोट करता है। उन सब का समेशन करके डिवाइड कर देता है टोटल क्वांटिटी से, जो कि समेशन ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी है, तो भी मीन की वैल्यू पता लग जाती है। और अगर डेटा सेट इस मैनर में है, जैसे कि 60 to 70 रेंज दे रखी है, तो उसका मिड पॉइंट जो कि 65 होगा उसको क्लास इंटरवल बोल देते हैं, और इसी क्लास इंटरवल को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हैं, तो भी मीन पता चल जाता है। मोड वो होता है जो कि क्वांटिटी सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, यानी इसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसी को मोड कह देते हैं। और जैसा मीन के लिए होता है वैसे ही मोड के लिए होता है। मोड में भी कांस्टेंट ऐड कर देता है तो नया मोड पता लग जाता है, और अगर हर वैल्यू को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो मोड में भी वही कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देता है तो नया मोड पता चल जाता है। तो ये वो सेम मीन वाले दो पॉइंट हैं इधर भी। अब मीडियन मिडिल वैल्यू को कहते हैं एक ऑर्डर डेटा सेट के, यानी कि अगर सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है तो जो मिडिल वैल्यू होगी उसको ही मीडियन कह देते हैं। मीडियन के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है, यानी कि टोटल 7 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मीडियन 7+1/2 यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 4 नहीं, फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन होगी वही मीडियन हो जाएगा। और अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, तो ये वाला फॉर्मूला, इसमें एक और डिवाइडेड बाय 2 आएगा इसके नीचे, तो ये वाला जो फॉर्मूला होगा ये यूज होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है, तो 6/2 यानी थर्ड, एंड 6/2 3+1 यानी फोर्थ ऑब्जर्वेशन का जो मीन आएगा, यानी कि दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वही मीडियन हो जाएगा। इधर भी वही सेम मोड और मीन वाले फॉर्मूले, कि अगर एक टर्म एडेड है, कांस्टेंट एडेड है, तो मीडियन में भी कांस्टेंट ऐड करके नया मीडियन पता लग जाएगा, और कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो मीडियन में भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नया मीडियन पता लग जाएगा। वैसे ये चीज़ें इंट्यूटिवली भी पता लग जाती हैं, बट स्टिल बता दिया। रेंज इज सिंपली सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देता है तो रेंज पता लग जाती है। अगर सब नंबर्स में कांस्टेंट ऐड करा है तो रेंज में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई करा है कांस्टेंट तो ओल्ड रेंज में भी नया कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके नई रेंज आ जाती है। नाउ वेरिएंस। वेरिएंस स्प्रेड ऑफ द डेटा होता है, यानी कि ऑन एवरेज एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से कितना वेरी करती है, कितना चेंज होती है। जितना ज़्यादा चेंज उतनी ज़्यादा वेरिएंस। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। ये म्यू मीन सिग्निफाई करता है, ये मीन लिखा है, तो हर वैल्यू को डेटा सेट के मीन से सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर कर देना है, और फिर इन सारे स्क्वायर्स का सम टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करने पर वेरिएंस आ जाती है। और वही सेम सैंपल है तो n-1 होगा, पॉपुलेशन है तो n रहेगा। अगेन ये वही सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं, इनको भी याद रखना। और स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, तो वेरिएंस को स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी। अगेन दीज आर टू रिमेंबर। नाउ परसेंटाइल। परसेंटाइल से हम किसी भी डेटा सेट में किसी भी वैल्यू की रिलेटिव स्टैंडिंग पता करते हैं। रिलेटिव कीवर्ड है, यानी उस डेटा सेट के हिसाब से, नॉट एब्सोल्यूट। नाउ अब क्वेश्चंस में क्या होता है कि कोई एक परसेंटाइल बता देंगे और हमें पता करना है कि कौन सी वैल्यू की डेटा सेट में वो परसेंटाइल है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें बोल दिया कि 25th परसेंटाइल जिस वैल्यू की है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ऐसे। फिर जो परसेंटाइल फाइंड आउट करनी थी, इन दिस केस 25, तो 25 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पी की वैल्यू पता चल जाएगी। इन दिस केस पी की वैल्यू 0.25 आएगी। और टोटल ऑब्जर्वेशन एन से डिनोट होती है जो कि 10 है,
तो नंबर इस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगा NP, यानी कि 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 जो कि 2.5 आता है। अब ये एक इंटीजर नहीं है, तो इससे जस्ट बड़ा जो इंटीजर होगा, इन दिस केस 3, उसको हम कंसिडर करेंगे। यानी कि इस डेटा सेट की थर्ड वैल्यू इस रिक्वायर्ड नंबर, तो असेंडिंग ऑर्डर में थर्ड वैल्यू 47 है, तो 25th परसेंटाइल इस डेटा सेट की 47 है। सिमिलरली किसी भी नंबर को इसी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, 50th परसेंटाइल, 75th परसेंटाइल, सब। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देख लिया दैट मीन्स यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियो के लिए। एंड या बैक टू द वीडियो। तो 5 नंबर समरी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डेटा सेट को 5 नंबर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी मिनिमम वैल्यू, फिर फर्स्ट क्वार्टाइल यानी कि जो 25th परसेंटाइल वाली वैल्यू होगी उसको फर्स्ट क्वार्टाइल बोल देंगे, 50th परसेंटाइल वाली वैल्यू को सेकंड क्वार्टाइल बोल देंगे, और 75th परसेंटाइल वाली वैल्यू को थर्ड क्वार्टाइल बोल देंगे, एंड द मैक्सिमम नंबर। तो ये 5 नंबर 5 नंबर समरी बना देते हैं। नाउ इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, IQR एब्रीविएशन है। IQR बस 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल होता है, यानी Q3 माइनस Q1 से IQR पता चल जाता है, और इस IQR की हेल्प से आउटलायर्स ऑफ द डेटा सेट फाइंड आउट कर सकते हैं। आउटलायर नाम से ही पता चलता है, जो कि डेटा सेट्स में बहुत एक्सट्रीम पोजीशन जो नंबर्स होल्ड करते हैं उनको आउटलायर कह देते हैं, यानी ये बाहर निकल गए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू होती है तो भी सर्टेन नंबर्स आउटलायर हो जाते हैं, और ज़रूरत से भी कम वैल्यू होते हैं तो भी सर्टेन नंबर आउटलायर हो जाते हैं। तो ज़्यादा वैल्यू वाले आउटलायर इस फॉर्मूले से पता चलते हैं, Q3 यानी 75th परसेंटाइल प्लस 1.5 इंटू इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि अभी IQR डिस्क्राइब किया था इस फॉर्मूले से। इनका समेशन ज़्यादा वाला आउटलायर फाइंड आउट कर देता है, और सिमिलरली Q1 यानी 25th परसेंटाइल माइनस 1.5 इंटू IQR, कम वैल्यू वाला IQR फाइंड आउट कर देता है। तो इस वैल्यू से जितनी भी कम वैल्यूज़ होंगी उस डेटा सेट में, वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर्स हो जाएंगी, और इस नंबर से जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी डेटा सेट में, वो सारी वैल्यूज़ आउटलायर हो जाएंगी। तो तुम ये नोटिस करोगे कि 4th वीक तक की स्टैटिस्टिक्स यानी क्वालिफायर की स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है। बस इन फॉर्मूलाज को याद करना है, 1-2 बार इम्प्लीमेंट कर देना है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। नाउ कोवेरियंस किसी भी 2 न्यूमेरिकल वेरिएबल या 2 सेट ऑफ नंबर्स के बीच लीनियर एसोसिएशन को क्वांटिफाई करता है, और इसका फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा वेरिएंस से मिलता जुलता है। तो इधर 2 वेरिएबल्स हैं न्यूमेरिकल, एक x है एक y है। तो जैसा कि वेरिएंस में करते थे, हर x की वैल्यू को उसके मीन से सब्ट्रैक्ट करना है, बस अब स्क्वायर नहीं करना है। दूसरे वेरिएबल में भी वही मेथड, हर y की वैल्यू को y के मीन से सब्ट्रैक्ट करना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ना कि स्क्वायर करना है जो कि वेरिएंस में करते थे। और फिर जो प्रोडक्ट आएगा हर वैल्यू का, इस प्रोडक्ट का समेशन करके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने पर कोवेरिएंस आ जाएगा। वही सेम पॉपुलेशन है तो n है, सिंपल है तो n-1 है। नाउ कोवेरिएंस की मदद से कोरिलेशन कोफिशिएंट पता कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहती है। इसको r से डिनोट कर देते हैं, और इसका ये रहा फॉर्मूला, x और y की कोवेरिएंस अपॉन प्रोडक्ट ऑफ x का स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू y का स्टैंडर्ड डिविएशन, ये s ऑफ x यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। तो इस फॉर्मूले से कोरिलेशन कोएफिशिएंट पता चल जाता है। अभी ये सारे फॉर्मूले कॉम्प्लिकेटेड लग रहे होंगे, बट एक बार किसी भी प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ अप्लाई कर देना तो प्रैक्टिस में आ जाएंगे, और एग्जाम में कैलकुलेटर भी प्रोवाइडेड होगा, तो घर पर भी कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कर लेना। एंड नाउ द फाइनल टॉपिक ऑफ क्वालिफायर, पॉइंट बाइसेरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये डेटा सेट है, तो इधर तो जेंडर के लिए 1100 पहले से असाइन करा है, बट अगर मेल्स और फीमेल्स भी लिखा हो तो फॉर एग्जांपल मेल्स को 1 और फीमेल्स को 0 वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या वाइस वर्सा रैंडम। तो अब इस डेटा सेट के कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मूले पे वापस आते हैं। अब इधर जो y0 लिखा है ये मीन है फीमेल टेस्ट स्कोर्स का, और इधर जो y1 है वो मीन है मेल टेस्ट स्कोर्स का। तो मीन ऑफ मेल टेस्ट स्कोर्स को मीन ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और उसको डिवाइड कर देंगे पूरे न्यूमेरिकल वेरिएबल के स्टैंडर्ड डिविएशन से। यानी कि ये इरेस्पेक्टिव ऑफ फीमेल या मेल के टेस्ट स्कोर्स हैं, उन सब का ही स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल के डिवाइड कर देंगे, और ये सब मल्टीप्लाई इस वैल्यू से होगा। इधर फॉर एग्जांपल P0 जो है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एसोसिएटेड विद 0, यानी जितने भी नंबर ऑफ फीमेल टेस्ट स्कोर्स हैं
उनको टोटल नंबर ऑफ टेस्ट स्कोर्स यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करने पे P0 आ जाएगा, और सिमिलरली P1 जो कि मेल टेस्ट स्कोर्स के लिए वो भी आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करके इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो ये वैल्यू हो जाएगी, और इस कैलकुलेशन से पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ जाएगा। अगेन कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट अपने आप कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। कुछ सिंपल थ्योरी के पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इन्फरेंशियल एनालिसिस, और भी कुछ सिंपल थ्योरी रह जाती है, वो ग्रेडेड असाइनमेंट्स से देख लेना। बाकी दैट इज इट फॉर द वन शॉट स्टैटिस्टिक्स for qualifier, and also a big thank you to Aditya. I don't know his surname, but he posted this formula sheet on Open Notes, which is very helpful obviously. क्वालिफायर में इतना ही सिंपल पूछते हैं, बस प्रैक्टिस कर लेना एंड यू आर गुड टू गो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी। IIT मद्रास BS डेटा साइंस क्वालिफायर इंग्लिश एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट। तो इस वीडियो में हम इंग्लिश के सारे वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि क्वालिफायर एग्जाम में आते हैं, एंड इस वीडियो के बाद आपकी क्वालिफायर के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्ट। तो इंग्लिश के क्वालिफायर एग्जाम का लेवल काफी इजी होता है, लेकिन इस वीडियो में हम उन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली दिक्कत आती है। तो पहला हमारा टॉपिक आ जाता है सिलेबल्स का। इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, लेकिन उनको मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वो बहुत बेसिक है, सबको पता होता है। तो सिलेबल्स आसान भाषा में एक यूनिट होती है जो एक या एक से ज्यादा वॉवल्स कंसिस्ट करती है, इन उसके पहले या उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो जैसा कि इस लाइन में लिखा है, सिलेबल्स हैव न्यूक्लियस मोस्ट ऑफन अ वॉवल विद ऑप्शनल इनिशियल एंड फाइनल मार्जिन्स। तो फॉर एग्जांपल वर्ड्स विद वन सिलेबल दे रखे हैं इधर, जिसमें आप देख सकते हो कि सन है एक एग्जांपल, जिसमें आप देख सकते हो कि जो कि यू है वो एक वॉवल है जो कि न्यूक्लियस है, सेंटर में है, एंड उसके इर्द गिर्द एस और एन जो कॉन्सोनेंट है। मैं एक सिंपल तरीका जो समझता हूँ इनको इंटरप्रेट करने का कि कितने सिलेबल्स हैं एक वर्ड में, वो है कि कितनी प्रोमिनेंट साउंड्स आ रही है। जैसे टाइगर में दो प्रोमिनेंट साउंड है, टाई जो कि अपने आप में एक सिलेबल है, फिर गर जो कि अपने आप में एक सिलेबल है। सिमिलरली पुलिस में भी आप देख सकते हो कि पो और लीस दो प्रोमिनेंट साउंड आ रही है, तो ये दो सिलेबल का हो गया। वैसे ही तीन सिलेबल के भी वर्ड्स हो सकता है, कैपिटल कैपिटल, तीन सिलेबल्स हो गए। तो एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक वर्ड दे देंगे एंड फिर आपको उसमें फाइंड आउट करना होगा कि कितनी सिलेबल्स आ रही है। नाउ अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पढ़ते टाइम रिमेम्बर करनी है कि आपसे किसी की कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आप बस थ्योरी में उन डेफिनेशन उन कॉन्सेप्ट्स को समझो, लेकिन एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आएंगे, यानी जो उन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन होगी रियल लाइफ लैंग्वेज में यूज होती हुई, केवल वो आएगी। किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं आई तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मत रखना, कॉन्सेप्ट को समझ के एग्जाम्पल पर प्रैक्टिस करना अपना मीनिंग होना चाहिए। तो उसी तरह से अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है डिनोशन एंड कॉनोटेशन का। डिनोशन जो होता है वो एक वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग यानी एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है। इन कॉनोटेशन होता है जो कि उस वर्ड से एसोसिएटेड एक इमोशन होता है, एक सजेस्टिव मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग नहीं होता है। तो इसको समझ सकते हैं हम एक एग्जाम्पल से। तो जैसे कि ये तीन वर्ड्स दे रखे हैं, इकोनॉमिकल, इनएक्सपेंसिव और चीप, तीनों का सेम मीनिंग है कि प्राइस ज्यादा नहीं है, लेकिन तीनों वर्ड्स की कॉनोटेशन अलग है। यानी कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकल एक पॉजिटिव कॉनोटेशन वाला वर्ड है, यानी पॉजिटिव इमोशन इवोक कर रहा है। इकोनॉमिकल है यानी उसका प्राइस टू वैल्यू रेशियो किसी ऑब्जेक्ट का अच्छा है, तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैसे ही देखा जाए चीप तो ये नेगेटिव वे में लोग यूज करते हैं, यानी कि इसको कंजूस लोग खरीदते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग कैन हैव डिफरेंट कॉनोटेशंस। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता होंगे, होपफुली सिनोनिम्स पर्यायवाची होते हैं, एंटोनिम्स विलोम शब्द होते हैं। इसको भी एग्जांपल्स जितने ज्यादा रीड करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। ये भी इडियम्स एंड स्लैंग्स भी है आपके सिलेबस में। तो इडियम्स एंड स्लैंग्स बेसिकली मुहावरे होते हैं जिनको हम लिटरली इंटरप्रेट नहीं करते हैं, उनका कुछ और मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल कीप योर चिन अप दे रखा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि मुश्किल समय में भी हमें होपफुल रहना है। तो इसी तरह से और भी इडियम्स एंड स्लैंग्स होते हैं, ये भी आप जितना रीड करोगे उतना अच्छा होता जाएगा। फिर आपके सिलेबस में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स ए एंड द एक्सेट्रा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द किसी रिकरिंग नाउन से पहले यूज होता है, किसी ऐसे नाउन से पहले यूज होता है जिस जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा होता है, एंड
एन ऐसे नाउन से पहले यूज होता है जो नाउन एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता है। बात करी जाए एडजेक्टिव्स की तो वो एडजेक्टिव डिफरेंट वे में किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं एंड द डिस्क्रिप्शन कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जैसे कि बिग बॉक्स, ब्राउन मंकी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रेपोजिशन एज द नेम सजेस्ट नाउन की पोजीशन को या जगह को बताता है, जैसे कि ऑन द टेबल, इन द क्लासरूम एक्सेट्रा। जैसा कि आप देख सकते हो कि सिलेबस काफी बेसिक है, लेट्स से 10th एंड 11th के लेवल का इंग्लिश का सिलेबस है। बिल्कुल भी आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड या एडवांस टॉपिक को इसमें नहीं पढ़ रहे होगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करके अच्छा कर सकते हो। एंड अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाना है या असाइनमेंट्स पर जाना है, इन उनको जाके प्रैक्टिस करना है एंड आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इस वीडियो का पर्पस आपको सिलेबस का एक ओवरव्यू देकर कॉन्फिडेंस बूस्ट करना था। ये बिल्कुल भी सिलेबस की डिटेल्ड एग्जॉस्टिव वीडियो नहीं है। एग्जॉस्टिव वीडियोस के लिए आप हमारी वीकली रिवीजन वीडियोस देख सकते हो या आईआईटी मद्रास के लेक्चर्स देख सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और वीडियोस के लिए एंड पीस आउट। आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस क्वालिफायर मैथमेटिक्स एक्सप्लेन्ड इन वन शॉट, यानी कि सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज क्वालिफायर एग्जाम के लिए इस एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो में क्विक रिवीजन होगा, तो हो सकता है कि कुछ चीजें क्वेश्चन सॉल्व करने से ही क्लियर हो, तो उसके लिए मैं एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग वीडियो बनाऊंगा। अगर वो मिस नहीं करनी है तो अभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डिनैलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट इज सिंपली द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सेट। तो इसकी कार्डिनैलिटी सिंपली 3 हो जाएगी। पावर सेट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट। तो एबीसी के जितने सबसेट बनेंगे वो सब पावर सेट का पार्ट होंगे, जो कि इधर है। और पावर सेट की कार्डिनैलिटी 2 की पावर n और n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला। सो द हाईलाइटेड इज द फॉर्मूला फॉर द पावर सेट। तो फंक्शन सबको पता है क्या होता है। किसी भी एक x की वैल्यू जब y में कन्वर्ट हो जाती है तो उस मशीन को ही फंक्शन कह देते हैं जो कि कन्वर्ट कर रही है वैल्यू को। जो x का सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं और जो y का सेट होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। कोडोमेन की वैल्यूज को इमेज भी कह देते हैं। तो 1-to-1 फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर डोमेन की वैल्यू की एक यूनिक इमेज होती है, यानी y सेट में एक यूनिक वैल्यू होती है। और कोडोमेन की कोई भी एक वैल्यू को डोमेन की 2 या उससे ज्यादा वैल्यू असाइन नहीं होती है, सिर्फ एक वैल्यू असाइन होती है। और ऑन टू फंक्शंस वो होते हैं जिसमें रेंज और कोडोमेन एक ही होती हैं। रेंज इज बेसिकली द एक्चुअल वैल्यूज जो y कंटेन करता है और कोडोमेन इज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो y कंटेन करता है। सो फॉर एग्जांपल इधर y एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी रियल नंबर की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो y की कोडोमेन रियल नंबर्स है, लेकिन y की रेंज ये है 3-to-1। सो इधर रेंज बहुत लिमिटेड है और कोडोमेन बहुत ज्यादा बड़ी है और इक्वल नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। लेकिन अगर y की कोडोमेन भी 3-to-1 होती है और रेंज भी 3-to-1 होती है तो ये फंक्शन ऑन टू हो जाता। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1-1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं। सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है कि जब हमें किसी लाइन पे पॉइंट के रेशियोज दे रखे होते हैं जिनकी मदद से हम पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल ए और बी के बीच में एक पॉइंट पी है और हमें ए पी और पी बी का रेशियो पता है जो कि एम और एन है। तो हम इसके थ्रू एक्स और वाई यानी कि जो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पता कर लेंगे। और उसका फॉर्मूला ये होता है, इन अ वे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m x2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में m प्लस n हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सिमिलरली m y2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और n y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, और अगेन m बाय n। इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करने से p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता लग जाएंगे। अगर किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उसका एरिया ऐसे निकालते हैं। तो एरिया इज बेसिकली 1/2 इंटू द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, यानी कि ये फॉर्मूला 1/2 mod x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इधर ये नोटिस करना है कि x1 है, फिर y2 है, फिर y3 है, फिर वैसे ही क्लॉकवाइज चल रहा है कि x2 है, फिर y3 है, फिर y1 है, फिर x3 है, फिर y1 है, फिर y2 है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये आई होप सबको पता है कि जो स्लोप होता है वो बेसिकली tan थीटा होता है और थीटा इज जस्ट द एंगल जो कि लाइन बनाती है विथ एक्स एक्सिस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो फिर उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं और वो बीच में एंगल थीटा बनाती हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और m2 m1 बीइंग द स्लोप ऑफ रिस्पेक्टिव लाइंस।
जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन सबको पता है, ax प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0 होती है। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल है तो y कांस्टेंट होगा, अगर वर्टिकल है तो x कांस्टेंट होगा। और ये चारों डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन होती है। सबसे पहले ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि केवल एक पॉइंट और स्लोप दे रखा है तो लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स नॉट, और फिर बाहर y नॉट ऐड हो रहा है। 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ये फॉर्मूला है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। इधर भी m स्लोप है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां लाइन एक्सिस को कट करती है, तो y इंटरसेप्ट वो है जिधर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, और x इंटरसेप्ट वो है जहां लाइन x एक्सिस को कट कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली y इंटरसेप्ट होता है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूला होता है, और x इंटरसेप्ट होता है तो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी फॉर्मूला होता है। और एट द एंड इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाय a प्लस y बाय b, a एंड b बीइंग x एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। अगर हमें किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से तो ये फॉर्मूला यूज होता है। तो हमें x1 y1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और लाइन की इक्वेशन दी रहेगी। हमें इन कोऑर्डिनेट्स को लाइन की इक्वेशन में पुट करना है, जैसा कि इधर न्यूमरेटर में करा है, और नीचे लाइन के दोनों कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके उनका अंडर रूट कर देना है, तो फिर डिस्टेंस निकल आएगा। सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस निकालना है तो उन दोनों का जो उन दोनों लाइन की जो C1 और C2 की वैल्यू है उनको न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर दो, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। अगला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन फिट, जो कि मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम स्क्वायर्ड सम एरर को कैलकुलेट करते हैं। इधर हमें एक लाइन की इक्वेशन दी रहेगी और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए रहेंगे, और फिर हमें हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करना है, और फिर जो वैल्यू आएगी उसको उस कोऑर्डिनेट की y की वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करके स्क्वायर कर देना है, और फिर इस सब का जो सम कर देंगे हम तो स्क्वायर्ड सम एरर आ जाएगा, जो यही सिम फॉर्मूला इधर लिखा है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, तो क्वाड्रेटिक फंक्शंस की जनरल फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। स्लोप ऑफ द फंक्शन इज बेसिकली द डिटर्मिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि 2ax प्लस b होता है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि वो लाइन जो कि पैराबोला को आधे में काट दे, उस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और पैराबोला इज द फिगर विच द क्वाड्रेटिक फंक्शन मेक्स। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसको 9th में श्री धराचार्य फॉर्मूला भी कहते थे शायद। इधर ये पार्ट अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो यानी कि जो रूट्स होंगे, रूट्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो रियल होंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, और अगर d लेस देन 0 है तो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स होंगे। वर्टेक्स फॉर्म भी होती है पैराबोला की, y इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस k। h और k वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, और वर्टेक्स जिसको नहीं पता है वो बेसिकली ये द बॉटम मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला वर्टेक्स होता है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि मैक्स पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि एग्जांपल में ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो इधर 4x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यानी कि इसकी पावर 4 है जो कि सबसे ज़्यादा है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। आई होप सबको डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल आता है। अगर नहीं आता है तो मैं इधर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक ट्यूटोरियल देख लो, बहुत वाइडली अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। एक बार तुमने पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया इस फॉर्म में, वेयर p इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एंड x माइनस a x माइनस a2, इस वे में फैक्टराइज हो गया पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री पॉलिनोमियल की इवन है तो पॉलिनोमियल कुछ ऐसा शेप बनाएगा वेयर वो एक जगह स्लोप 0 होगा और फिर वो बाउंस ऑफ कर जाएगा। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ऑड है तो वो ऐसा शेप बनाएगा, एक जगह पॉलिनोमियल का स्लोप 0 होगा और फिर वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसके थ्रू तुम पॉलिनोमियल का एंड बिहेवियर पता कर सकते हो। अगर पॉलिनोमियल का लीड कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है तो वो ऊपर से स्टार्ट होगा, और डिपेंडिंग ऑन द डिग्री बीइंग इवन और ऑड वो एंड में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो पता कर सकते हो। सिमिलरली इन द केस ऑफ नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव के केस में पॉलिनोमियल स्टार्ट नीचे से होगा। सो क्वालिफायर का सिलेबस यहीं तक है। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ये बस एक ओवरव्यू है पूरे सिलेबस का, केवल इसकी हेल्प से एग्जाम क्लियर नहीं होगा।
इसके बाद जो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो डालूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस वीडियो के लिए। सब कुछ अबाउट द IIT मद्रास BS डेटा साइंस इंग्लिश क्वालिफायर एग्जाम एक्सप्लेन्ड इन वन क्विक वीडियो। उसके लिए पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं इंग्लिश का। सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर। टोटल 23 क्वेश्चन है, बट बहुत क्विक और बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सो लेट अस जंप टू द पार्ट जिसमें लोगों को यूजुअली दिक्कत आती है, एंड इट इज दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड F between slashes in them? So the answer for this is photosynthesis, trough and fist. Photosynthesis और trough words में even though F letter नहीं आ रहा है, लेकिन F की साउंड यानी कि फ जरूर प्रोड्यूस हो रही है, इस वजह से वो भी पार्ट है आंसर का। तो इवन दो ये वाला क्वेश्चन काफी इजी था, लेकिन इन जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फोनेटिक्स एंड सिलेबल्स स्टूडेंट्स को दिक्कत देते हैं, क्योंकि ये पहले स्कूल में नहीं पढ़े होते हैं। एंड ऑल्सो क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज कर लो, क्योंकि ऐसी और भी हेल्पफुल वीडियोस चैनल पे पहले से ही अपलोडेड है। तो ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। अनदर क्वेश्चन, द वर्ड स्प्री हैज अ लॉन्ग वाल और अ शॉर्ट वाल। तो स्प्री क्लियरली लॉन्ग है, लेकिन कोई दूसरा वर्ड लेट्स से सेट एक शॉर्ट वाल हो जाएगा। और फिर देयर आर क्वेश्चंस अबाउट काउंटिंग द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ वर्ड, एंड सिलेबल्स इन अ नटशेल इज बेसिकली द डिस्टिंक्ट साउंड्स ईच वर्ड कंटेन। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, द वर्ड फ्लाई व्हील कंटेन्स हाउ मेनी सिलेबल्स? तो इसका आंसर 2 है, क्योंकि फ्लाई कंटेन्स 1 syllable एंड व्हील कंटेन्स 1 syllable। सो ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लग सकते हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब करे। फॉर देम यू कैन वॉच द लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय IITM, या फिर प्रैक्टिस करने से भी आसानी हो सकती है। नोट्स वुड बी अवेलेबल टू। नाउ बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इतने नए नहीं लगने चाहिए। तो इधर ये 5 कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और मेरे हिसाब से बहुत ईजी होता है इन क्वेश्चंस का लेवल, मे बी 10th क्लास के कॉम्प्रिहेंशन के इक्विवेलेंट। तो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव प्रोफाउंडेस्ट? तो ऑब्वियसली सुपरलेटिव डिग्री का है ये। ऐसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं। सिमिलरली फॉर द ऑडियो कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक ऑडियो फाइल दे देंगे जिसको तुम चाहे जितनी भी बार प्ले कर सकते, और उसके लिए अपने खुद के ईयरफोन कैरी करने होंगे। एंड एट द एंड देयर आर दीज ग्रामेटिकल क्वेश्चंस। तो इसमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। एंड somehow these English questions help for IT सर्विस रिलेटेड सिनेरियोज, बस मेरी ऑब्जर्वेशन है ये। तो यह बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे जिनके लिए पहले से कुछ ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करना होगा। मे बी यू कैन solve one mock test and you will be good to go. And yeah, this is pretty much it for the English qualifier paper, जो कि सबसे easy और the most scoring subject है qualifier का। IIT मद्रास BS Data Science Qualifier Computational Thinking Explained in One Shot। इस वीडियो में computational thinking के important concept समझेंगे, जिससे कि एग्जाम के लिए आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। तो टोटल 4 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, बूलियन, इंटीजर्स, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। तो बूलियन ये होते हैं ट्रू और फॉल्स वैल्यूज जो होती हैं उनको बूलियंस कहते हैं। इंटीजर सबको पता है क्या होता है। कैरेक्टर्स 2 टाइप के होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि लेटर्स एंड नंबर्स बोथ, एंड स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड साइन, डॉलर साइन एटसेट्रा। एंड स्ट्रिंग्स आर एनी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो सवाल आता है कि सूडो कोड क्या होता है। तो सूडो कोड भी कोड जैसे किसी एल्गोरिदम या प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने का एक स्टेप बाय स्टेप नोटेशन होता है, लेकिन वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस नहीं होता है, वो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से सिमिलर होता है। तो जो हम सूडो कोड जो यूज करेंगे कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, वो कुछ कहते हैं कि सी से सिमिलर है और पाइथन से भी थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होल्ड करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर्स जिनको फंक्शंस भी कहते हैं। उनको हम एक टाइप की मशीन समझ सकते हैं कि एक फंक्शन को जब कॉल करता है तो वो कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस होता है, उसको फॉलो करके हमें एक आउटपुट देता है। तो एक प्रोसीजर का एग्जांपल देख लेते हैं, टू सम अप मैथ्स मार्क्स। और अब आपको ये प्रोसीजर का सिंटेक्स समझना पड़ेगा। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इज बेसिकली द वे इन विच कोड इज रिटन। कुछ रूल्स होते हैं एंड कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है कोड लिखने के लिए, और उसी को सिंटेक्स कहते हैं। सो प्रोसीजर का सिंटेक्स कुछ इस प्रकार होता है कि पहले हम प्रोसीजर लिखेंगे, फिर जो प्रोसीजर का नाम है, इस केस में सम मैथ्स, वो लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स में एक एट्रीब्यूट आता है जो कि चेंज हो सकता है।
यानी कि एट्रीब्यूट एक वैल्यू हमें गिवन होगी जिसके हिसाब से हम ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और वो प्रोसीजर के नाम के बाद ब्रैकेट्स में वो गिवन होता है एंड फिर इधर से प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। सम इज इक्वल टू 0, सम एक वेरिएबल है जिधर 0 वैल्यू असाइन करी गई है यानी इनिशियलाइज करी गई है। देन वाइल लूप आता है। तो लूप से समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज बार बार रिपीट होने वाली है इसमें, और इनको इटरेटर्स भी कहते हैं, यानी कि किसी प्रोसीजर को बार बार इटरेट करेंगे जब तक कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू रहती है। तो वो स्पेसिफाइड कंडीशन वाइल के बाद ब्रैकेट्स में लिखी जाती है, जैसे कि इस केस में वाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स। तो जब तक पाइल 1 में और कार्ड्स रहेंगे तब तक ये प्रोसीजर बार बार इटरेट होता रहेगा, और फिर ये वाली ब्रैकेट्स यूज करके वो प्रोसीजर को बताया जाता है जो इटरेट होता रहेगा। तो द प्रोसीजर इज एज फॉलोज, पिक अ कार्ड x फ्रॉम पाइल 1, मूव इट टू पाइल 2, फिर इफ यूज किया गया है। तो इफ एक कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा जाता है, नहीं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। और वो कंडीशन इफ के बाद ब्रैकेट्स में बताई जाती है, और इस केस में वो है x डॉट जेंडर इज इक्वल टू जेन। 2 बार इक्वल टू यूज हुआ है, यानी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं, असाइन नहीं कर रहे हैं। तो x डॉट जेंडर, अगर x का जो जेंडर है वो जो हमें गिवन जेंडर होगा उससे इक्वल है तभी इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा कि सम, जो कि टोटल सम को डिनोट करता है, उसमें x डॉट मैथ्स की वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, एंड x बीइंग द कार्ड जो कि हमने पाइल 1 से पिक किया था। एंड एट द एंड जब ये वाइल लूप पूरा हो जाएगा, पाइल 1 में कार्ड नहीं बचेंगे, तब हम रिटर्न पर चले जाएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज करते हैं जब हम किसी प्रोसीजर के एंड में किसी वैल्यू को आउटपुट करते हैं, तो रिटर्न के बाद ब्रैकेट्स में जो वैल्यू लिखी जाएगी वो आउटपुट हो जाएगी उस फंक्शन को जब भी हम कॉल करेंगे। सो सम इन दिस केस यानी टोटल सम ऑफ मैथ्स मार्क्स इज द वैल्यू जो कि आउटपुट होगी हमेशा इस फंक्शन को जब भी कॉल किया जाएगा प्रोसीजर को एंड करने के लिए, एंड सम मैथ्स बोल देते हैं। सो दिस इज हाउ अ वैल्यू इज रिटर्न्ड और आउटपुटेड इन अ प्रोसीजर, एंड दिस इज हाउ अ प्रोसीजर इज एंडेड। और हमें ये समझना है कि एक प्रोसीजर यानी कि फंक्शन और प्रोसीजर एक ही चीज है, कि वो एक जनरल पर्पस मशीन है। यानी कि हम प्रोसीजर को कॉल करते में इस वैल्यू को, जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, मेल फीमेल एक्सेट्रा, हम कोई सा भी जेंडर यूज कर सकते हैं इधर। यानी कि हम एक प्रोसीजर को डिफाइन करने के बाद उसको दूसरे केसेस में भी यूज कर सकते हैं। दिस इज अ फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिदम, जो कि स्पेसिफिकली आई डोंट थिंक एग्जाम में पूछते हैं, पर एक एल्गोरिदम की फंक्शनिंग को समझने के लिए इसको रेफर कर सकते हैं। और एक एल्गोरिदम इज जस्ट बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ टास्क। मैं इधर ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इन माई ओपिनियन तुम जब इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे और जब क्वेश्चन समझ नहीं आते तो जो कॉन्सेप्ट वीडियोस प्रोवाइडेड है पोर्टल पे उनको देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। ज़्यादा थ्योरी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में पढ़ना इतना हेल्पफुल इन माई ओपिनियन नहीं है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैंने कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ड इन 1 शॉट वीडियो बना रखी है, तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा, उसको देखो। और ये वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुए हैं। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल थिंकिंग। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाकर ओवरव्यू देना इस वीडियो का पर्पस था। पोर्टल पे एग्जॉस्टिव कंटेंट अवेलेबल है, उसको देखो। अ ह्यूज थैंक्स टू गगनीत कौर फॉर दीज नोट्स, एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू सून। बाय।